हिंद। भारत माता के वीर सपूतों, आगामी सेना के जवानों, स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी पर। आज हम आप सभी के साथ इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर को लेकर आए हुए हैं, जो कि आपका प्रीवियस ईयर का है, 2019 का क्वेश्चन पेपर है, जो भी 2019 में पिछले साल 2019 में क्वेश्चन किए गए थे इंडियन आर्मी के द्वारा इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के रिटन टेस्ट में। उसी क्वेश्चन को हम लेकर आए हुए हैं, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें, जिससे आपको काफी बेटरली इसको समझाया जाएगा, काफी डीपली हम सब डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। ये देखिए, ये हमारा पार्ट 1 है। जैसा आप सभी जानते हैं कि इंडियन आर्मी के एग्जाम्स में टोटल आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं, तो हम सब दो पार्ट में लेकर आएंगे अपने 2019 के क्वेश्चन पेपर को, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। उसमें हम सब 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 में नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को हम सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि यदि आप इंडियन आर्मी की सिलेबस को जानना चाहते हैं, इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेड की सिलेबस को जानना चाहते हैं, तो आप हमारे आई बटन पर आपको भी एक लिंक मिला होगा और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक लिंक मिल जाएगा, जिसमें कि हम सब ने आपको इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के सिलेबस को बहुत पहले ही बता दिया है। तो उस वीडियो का लिंक आपको हमारे आई बटन पर और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है। आप वहां से इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के सिलेबस को देख सकते हैं। ऐसे में आपको रफली बता दूंगा कि इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का सिलेबस क्या होता है। तो देखो, आप सब जान जाओ कि इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में सबसे पहले मैथ, ठीक है, मैथ से आपके टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में आपके मैथ से 5 क्वेश्चन होंगे और फिजिक्स, तो फिजिक्स से आपके टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। फिर बात करते हैं जीके जीएस की, तो जीके जीएस से आपके टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। और ये आगे बात कर ली जाए बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी से आपके इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में टोटल 15 क्वेश्चन होंगे। और यदि बात की जाए केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री से आपके 15 क्वेश्चन होंगे इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में। टोटल क्वेश्चन की बात की जाए, देखिए 5 मैथ से 5 फिजिक्स हो गया 10 जीके जीएस से टोटल हो गए 20 और आपके 15 हो गए बायोलॉजी से हो गए 35 और आपके 15 हो गए केमिस्ट्री से टोटल हो गए 50। मतलब कि आपके नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन देखिए आपका 4 मार्क्स का होगा। जी हाँ, हर एक क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स का होगा। मतलब टोटल जो है आपका 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। जी हाँ दोस्तों, आपका टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होगा इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का। अब यदि बात की जाए कि पासिंग मार्क्स क्या होगी, तो पासिंग मार्क्स देखिए 80 होगी। आप सभी को 80 मार्क्स पासिंग के लिए लाने होंगे। जब आप 80 मार्क्स लाओगे तभी आप इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के रिटन टेस्ट में पास हो पाओगे। आपको मिनिमम 80 मार्क्स लाने होंगे। अब यदि बात की जाए कि 80 मार्क्स लाने में कितने क्वेश्चन सही करने होंगे, तो आप जानते हैं कि एक क्वेश्चन का कितना मार्किंग है, 4 मार्किंग है। एक क्वेश्चन में आपको 4 नंबर मिलते हैं। तो जब आप 20 क्वेश्चन मार लोगे तो देखो 20 चौका होता है 80, मतलब कि आपके टोटल 80 मार्क्स आ जाएंगे। मतलब कि आपको केवल पास होने के लिए 20 क्वेश्चन सही करना होगा। समझ सकते हो कितना टफ है। 50 में से 20 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे, तभी आप केवल पास होंगे इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के टेस्ट में। तो आप तो समझते हो, तो आ सकते हो कि आगे मेरिट बनेगा, बहुत सारे कट ऑफ्स होंगे। तो इसीलिए पढ़ाई करो, क्योंकि जो भी बंदे ये सोचते हैं ना कि आर्मी की फिजिकल कर लूंगा, मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद में रिटन टेस्ट की तैयारी करूंगा, तो वो बहुत गलत सोचते हैं। क्योंकि यदि आप वैसे बंदे से मिलोगे जो कि पहले से रिटन में डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, जो फिजिकल और मेडिकल निकाल कर रिटन में छट चुके हैं, तो जब आप उनसे मिलोगे ना और उनका जब आप एक्सपीरियंस पूछोगे, तो वो आपको यही बोलेंगे कि भाई रिटन की भी तैयारी करता चल। क्योंकि वो लोग देखो, वो लोग आपका ना ही ज्यादा पढ़े हुए होते हैं। फिजिकल पर तो वो तैयारी रेगुलर कंटिन्यूसली रखते ही हैं, लेकिन वो लोग ज्यादा ध्यान देते हैं रिटन के लिए, वो सब ज्यादा रिटन के लिए फोकस्ड होते हैं। तो यदि आप सब नए हो तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप सब भी रिटन की तैयारी फिजिकल के साथ ही करते चलो। एवरीडे हमारे चैनल पे क्लासेस लेते जाओ, जिससे आपकी जो है सारी की सारी प्रॉब्लम्स दूर होती जाए रिटन को लेकर। अब देखो, मैं यही कहूंगा कि जितने भी एग्जाम्स है, ठीक है, उनके देखो ये जीके जीएस और केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये सारे के पेपर और मैथ, इन सभी के पेपर एक ही होंगे। बस थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट होगा, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा, तो वो सभी हम आपके साथ लेकर आए हुए होंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस सेट को। इस फर्स्ट क्वेश्चन को हम सब देखते हैं। आज हम सब टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आपको और भी इंडियन आर्मी से जुड़ी अपडेट्स मिलती रहे और भी ऐसी नर्सिंग असिस्टेंट से जुड़े आपके क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू कर लीजिए। मैं इसे यहां से इरेज कर देता हूं। चलो देखोगे, हम सबने फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन 2019 में क्या किया गया था इंडियन आर्मी नर्सिंग टेस्ट एग्जामिनेशन में, तो वो था आपका सुश्री रीना कौशल। क्या है क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन है? सुश्री रीना कौशल स्लैश दिया गया है, वाली पहली भारतीय है। ठीक है, डॉट डॉट बोल सकते हो, स्लैश बोल सकते हो, स्पेस बोल सकते हो। मतलब पूछा गया है आपसे कि सुश्री रीना कौशल स्लैश डॉट या स्पेस बोल सकते हो, स्पेस वाली पहली भारतीय। मतलब यहाँ पे बताना होगा कि यहाँ पर आपका क्या सही होगा। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन्हीं 4 ऑप्शन में से आपको छांटने होंगे। तो देखो, पहला ऑप्शन क्या है? अंटार्कटिक तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, तो अंटार्कटिक पहुंचने वाली हो गई। दूसरा ऑप्शन क्या है? भारतीय वायुसेना में पायलट है।
तो भारतीय वायुसेना में पायलट वाली पहली भारतीय है। दक्षिणी ध्रुव के लिए स्की करने में पहली भारतीय महिला है, या फिर एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। तो आप ये जान लो कि इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। जी हाँ, इसका राइट आंसर है सी। इसका राइट आंसर आपका सी होगा कि दक्षिणी ध्रुव के लिए स्की करने में। अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे सुश्री रीना कौशल वाली पहली भारतीय, क्योंकि यहाँ पे एक महिला छूटा हुआ है। क्या ये महिला होगा? वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको डिकोड कर दे रहा हूँ, ये यहाँ पे आपका महिला हो जाएगा, वाली पहली भारतीय महिला है। तो ये देखो, ये क्या है, सुश्री रीना कौशल दक्षिणी ध्रुव के लिए स्की करने वाली पहली भारतीय महिला है। तो चलिए क्या हो गया, हमारा सी आंसर हो गया, हमारा राइट आंसर है 3 नंबर। ठीक है, राइट आंसर हो गया 3। अब इसके बारे में कुछ डिटेल्स आप सब जान लो। तो डिटेल्स वो होगी कि उन्होंने स्की किया था, कब किया था, पहली भारतीय महिला है, और उन्होंने स्की कब किया था, तो उन्होंने स्की किया था आपका 29 दिसंबर 2009 को। जी हाँ, सुश्री रीना कौशल ने 29 दिसंबर 2009 को एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया की ओर से था। और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या था कि सुश्री रीना कौशल 29 दिसंबर 2009 को दक्षिणी ध्रुव के लिए स्की करने वाली पहली भारतीय महिला है। तो चलिए, ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम सब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा वो ये है कि होमी भाभा पुरस्कार निम्न फील्ड्स में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। पूछा गया है हमसे कि होमी भाभा पुरस्कार निम्न में से किस फील्ड के लिए विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। पहला है सैद्धांतिक भौतिकी, दूसरा परमाणु ऊर्जा, तीसरा लेजर भौतिकी, और चौथा है अंतरिक्ष अनुसंधान। तो ये हो गया परमाणु ऊर्जा। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है 2nd नंबर। और 2nd नंबर हमारा क्या है, तो 2nd नंबर है हमारा, देखिए, परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में दिया जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है कि आपको मालूम होगा कि प्रथम अध्यक्ष थे परमाणु फील्ड्स के, परमाणु ऊर्जा संयंत्र के, और वो कौन थे, तो वो थे होमी जे भाभा। ये सबसे मालूम है कि इन्हीं के नाम पे एक रिसर्च सेंटर है, और वो रिसर्च सेंटर है आपका भाभा रिसर्च सेंटर। चलिए, तो ये हो गया हमारा 2nd नंबर, ये हमारा आंसर हो गया 2nd नंबर का। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। चलिए, अब हम सब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे हमसे किया गया है, उच्च उम्मीद किसकी जीवनी है। जी हाँ, उच्च उम्मीद एक बुक का नाम है। उच्च उम्मीद देखिए एक बुक का नाम है, और ये किसके जीवन पर आधारित है, किसके जीवनी को लेकर ये लाया गया था। उच्च उम्मीद किसकी जीवनी है, ये आपका यहाँ पे है। तो देखते हैं उच्च उम्मीद किसकी जीवनी है। हमारा ऑप्शन दिया गया है, मदर टेरेसा की जीवनी है उच्च उम्मीद बुक में, या फिर नेल्सन मंडेला की जीवनी है, या फिर बिशप टूटू की जीवनी है, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं इसका आपको राइट आंसर दे दूं, इसका मैं आपको राइट आंसर दे दूं। इसका जो राइट आंसर होगा वो देख सकते हो आप सब, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नेल्सन मंडेला। जी हाँ, इसका राइट आंसर है नेल्सन मंडेला। बी नंबर राइट आंसर है। और बी नंबर में हमने क्या दिया हुआ ऑप्शन, तो बी नंबर में जो ऑप्शन दिया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा वो था नेल्सन मंडेला। जी हाँ, नेल्सन मंडेला जी की जीवनी है आपका उच्च उम्मीद जीवनी जो है वो नेल्सन मंडेला जी की है। अब यदि नेल्सन मंडेला जी के बारे में कुछ डिस्कस किया जाए तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था, देखिए आपका 18 जुलाई 1918 को। नेल्सन मंडेला जी का जन्म हुआ था 18 जुलाई 1918 को। और यदि अब इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 5 दिसंबर 2013 को। जी हाँ दोस्तों, यही है, नेल्सन मंडेला जी का जन्म हुआ था 18 जुलाई 1918 को, और मृत्यु हुई थी इनकी 5 दिसंबर 2013 को। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलिए, अब हम सभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 को हम सभी आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, अब हम सभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर पाया जाता है। जी हाँ, पूछा गया हमसे हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर पाया जाता है। देखिए, फर्स्ट नंबर में ऑप्शन है हमारा कान, 2nd नंबर में है नाक, 3rd नंबर में है आंख, और 4th नंबर में पैर की अंगुली। अब देखिए, ये तो मैं बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं समझता हूँ कि ये मुझे आपको बताना पड़ेगा कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन चलो अगर आप सभी को नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो हो जाएगी कान। जी हाँ, कान की जो हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है वो होती है कान की। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आंसर क्या है हमारा। तो आंसर हो गया हमारा 1st नंबर, और 1st नंबर में क्या है हमारा, तो वो है कान। कान को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कान को इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों ईयर्स। जी हाँ, ये हो गया
फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। चलिए अब हम सभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। हम सभी देख लेंगे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग जानेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या पढ़ना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हम सब। चलिए तो अब सब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा वो ये है कि निम्न में से वर्ष 2016 के लिए अशोक चक्र वीरता पुरस्कार किसे दिया गया है। तो वर्ष 2016 में जिसे वीरता पुरस्कार दिया गया था उनका नाम था लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी। जी उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी। लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी। अब बात आती है देखिए अशोक चक्र वीरता पुरस्कार, ठीक है। अशोक चक्र जो पुरस्कार है वो वीरता के फील्ड में दिया जाता है। अब देखो वो वीरता किसी भी फील्ड में हो सकती है, या तो वो रिपोर्टर लोगों के लिए हो सकती है, या वो सैनिकों के लिए हो सकती है, या मतलब बहादुरी आप बोल सकते हो। तो बहादुरी के लिए किसी भी क्षेत्र में किसी को भी वो दिया जा सकता है, ऐसा नहीं केवल सैनिकों को ही मिलेगा। लेकिन अशोक चक्र किस लिए दिया जाता है, तो वीरता के संबंध में, ठीक है, वीरता के संबंध में। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा वो ये है कि हरित सूचकांक ... द्वारा विकसित किया गया। मतलब हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के क्षेत्र में विकसित किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी कोष के लिए विकसित किया गया है, या फिर विश्व बैंक के द्वारा विकसित किया गया है, या इनमें से कोई नहीं, किसी द्वारा विकसित नहीं किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर वो ये है कि हरित सूचकांक जो विकसित किया गया है वो किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, हरित सूचकांक विकसित किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। तो राइट आंसर जो है वो हमारा वो हो गया 3rd नंबर। और ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये हो गया आपका 3rd नंबर में क्या है हमारा, तो वो है विश्व बैंक के द्वारा। चलिए तो ये हो गया हमारा राइट आंसर हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। चलिए तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा वो हमसे ये किया गया है कि निम्न में से कौन सही ढंग से संक्षिप्त नहीं है। मतलब कि किसका फुल फॉर्म जो है वो सही ढंग से नहीं दिया गया है। तो देख लेंगे आप सब। ए नंबर जो है वो दिया गया IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। बी नंबर है आपका IELTS इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। सी नंबर है हमारा IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और 4th नंबर जो हमारा डी नंबर जो है वो ये है कि IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, जो गलत ढंग से संक्षिप्त किया गया, जो गलत ढंग से सजाया गया है वो है ए नंबर। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ए, और ए इसका राइट आंसर है। और ए क्यों राइट आंसर है, किस तरह से इसका सजाया जाना चाहिए था कि ये सही होता, तो आपको हम सब दिखाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे आप सब, ये होता आपका देखो इस तरह से कि इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, क्या इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल पहले आ जाएगा आपका। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह इलेक्ट्रिकल हो जाएगा, तो क्या हो गया इलेक्ट्रिकल के साथ आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ये हो गया इसका राइट आंसर। ये देखो ये होगा इसका राइट आंसर। इसको सही ढंग से सुनिए इस तरह से किया जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रिकल यहाँ पर है वो होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह पे, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक के स्थान पर। तो चलिए ये हो गया इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। अब आगे हम सब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हम सब उसको डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या किया गया है कि जो ठीक से मेल नहीं खाती है वो हमें बताना है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि जो ठीक से मेल नहीं खाती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर दिया गया भारतीय एयरफोर्स दिवस। सेकंड नंबर में बी नंबर ऑप्शन है हमारा 3 अक्टूबर विश्व प्रकृति दिवस। सी नंबर ऑप्शन है हमारा 12 अक्टूबर विश्व दृष्टि दिवस। और हमारा फिर डी नंबर ऑप्शन है 14 अक्टूबर विश्व परिवहन दिवस। तो देखिए इसमें जो मेल नहीं खाती है वो है आपका 14 अक्टूबर। जी हाँ, 14 अक्टूबर विश्व परिवहन दिवस मेल नहीं खाती है, परिवहन दिवस मेल नहीं खाती है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो गया, तो हमारा राइट आंसर है डी। अब डी क्यों, वो आपको मैं बताता हूँ कि जो परिवहन दिवस है, देखिए परिवहन दिवस आपका मनाया जाता है, आपका परिवहन दिवस मनाया जाता है 26 से 29 नवंबर के बीच में। 26 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में परिवहन दिवस को मनाया जाता है। तो देखो यहाँ पे दिया गया था 14 अक्टूबर परिवहन दिवस, तो ये तो गलत है, आप सबने देख लिया। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है डी, परिवहन दिवस, जो कि मनाया जाता है 26 से 29 नवंबर के बीच में। तो इसलिए ये जो है ये रॉन्ग, ये राइट हो गया हमारा डी नंबर सही है, डी नंबर इसका ऑप्शन होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम सब देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो हमसे किया गया है वो यह है कि ओलंपिक मशाल, ठीक है, ओलंपिक मशाल का प्रतीक, हमसे ओलंपिक मशाल का प्रतीक पूछा गया है कि ओलंपिक मशाल का प्रतीक क्या है। तो देखते हैं ओलंपिक मशाल का प्रतीक में हमारे पास ऑप्शन है ए नंबर गति, पूर्णता और ताकत, बी नंबर ऑप्शन है प्राचीन और आधुनिक खेल के बीच निरंतरता, सी नंबर ऑप्शन है दुनिया के विभिन्न देशों में एकता, और डी नंबर हमारा ऑप्शन है वो है जातियों के बीच सद्भाव हासिल करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, देखिए दोस्तों, आपका बी नंबर। जी हाँ, बी नंबर वो क्या होगा, प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता। आप सब जानते हैं कि ओलंपिक में प्राचीन से प्राचीन और नए से नए खेलों के बीच में निरंतरता रखी जाती है, सारे खेलों को शामिल किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, जो क्या है कि प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता। आंसर क्या हो गया हमारा राइट, तो राइट आंसर हमारा हो गया बी। तो चलिए अब हम सब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 अब हम सब, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम सब देखेंगे यहाँ पे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे किया गया है IAMAI का फुल फॉर्म, हमसे IAMAI का फुल फॉर्म पूछा गया है। हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है कि ए नंबर इंटरनेट एंड मॉडर्न एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ए नंबर क्या है हमारा, तो ए नंबर है इंटरनेट एंड मॉडर्न एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बी नंबर है इंटरनेट एंड मोबाइल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सी नंबर है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एंड डी नंबर है इंटरनेट एंड मोबाइल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये है कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म है IAMAI का, ठीक है। IAMAI का फुल फॉर्म क्या है, तो IAMAI का फुल फॉर्म होगा इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये है इसका राइट आंसर, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी नंबर IAMAI का फुल फॉर्म। तो चलिए अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चलिए हम सब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा वो ये है कि निम्न अंश जो अन्य 3 के बराबर नहीं है। तो फर्स्ट नंबर हमारा ऑप्शन क्या है, A 4/5, बी नंबर ऑप्शन है 9/15, सी नंबर है 3/5 और डी नंबर है हमारा 6/10। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे। चलिए सोल्व करते हैं इसको, मैं ब्लू पेन का यूज कर लेता हूँ। चलिए इसको सोल्व कर लिया है, इसको सोल्व करेंगे। देखिए हमें क्या करना है, अन्य 3 के बराबर नहीं है, पूछा जा रहा है हमसे कि जो अन्य 3 के बराबर नहीं है, तो पहले हम इक्वल कर करके देखेंगे, जो नहीं बराबर होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो क्या हो गया, एक हो गया 4/5 इक्वल टू 9/15 इक्वल टू 3/5 एंड देन क्या है हमारा, तो उसके बाद देखो हमारा यहाँ पे 6/10, 6/10 हमको दिया गया है। तो चलो देखो यहाँ पे 4/5 ये तो कट नहीं होगा, जब देखोगे 9/15 तो ये कट होगा, 9 3 से जाएगा 3 बार में और 3 से ही ये जाएगा 5 बार में। अब देखो ये आप जान लो कि जितना से आप ऊपर में कट करते हो उतना से आपको नीचे वाला भी अंश को जितना टाइम में कट करोगे नॉमिनेटर को, उतना ही टाइम में आपको हर को डिनोमिनेटर को भी कट करना होगा उतने ही से। जैसे यदि मैं 4 से कट करता ऊपर वाले को अंश को, तो मुझे 4 से ही हर को भी कट करना पड़ेगा। यदि मैं 3 से कट कर रहा हूं अंश को, तो मुझे 3 से ही हर को भी कट करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। जैसे मैंने देखो 3 से 9 को कट किया तो आया 3 टर्म में 3 बार में, और जब मैं 3 से 15 को कट करूंगा तो हो जाएगा 5 बार में। ये हो गया 3/5। और जब आगे चलते हैं देखो हमसे 6/10, ठीक है, हमसे जो आगे चलेंगे 6/10, तो इसमें क्या होगा आपका, देखो यहाँ पे ये 3 से कितना टाइम में जाए, ये 2 से, देखो 2 से लेके चलते हैं, 2 से देखो 6 भी कटेगा और 2 से देखो 10 भी कटेगा। 2 से जाएगा 3 टाइम में और 2 से 10 जाएगा 5 टाइम में। तो 2 से कितना टाइम में जाएगा 6, तो वो हो गया 3 टाइम में, और 2 से 10 कितना टाइम में कटेगा, कितना बार में कटेगा, तो 2 से 10 कटेगा 5 बार में। आगे देख लेते हैं, आगे हो गया आपका, देखो यहाँ पे क्या होता है 4/5 इक्वल टू ये क्या है 3/5। अब क्या है देखो यहाँ पे ये भी है 3/5 और ये क्या देख सकते हो, ये आया हमारा 3/5। तो जब ध्यान से देखोगे, देखो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, लेकिन ये इक्वल नहीं हो रहा है, ये हमारा इक्वल नहीं हो रहा है। और ये क्या है हमारा ए नंबर, मतलब कि हमारा इसका आंसर क्या हो गया ए, तो आंसर हमारा क्या है ए, ये हो गया हमारा आंसर। चलो अब हम सब देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 12 को। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है वो हमसे ये किया गया है कि 18,225 का वर्गमूल। जी हाँ, हमसे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या किया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 12 हम सबसे किया गया है 18,225 का वर्गमूल हमें बताना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन किस तरह होगा हम लोग वो देखेंगे। 18,225 का सोल्यूशन क्या होगा हम लोग पहले उसको समझ लेंगे, उसको बताएंगे किस तरह से वर्गमूल निकाला जाता है, आपको वो बता देंगे। तो चलो देखते हैं हम सब, इधर रफ में मैं करता हूँ। देखो क्या है हमारा 18,225। देखो ये लास्ट में जिस भी डिजिट का लास्ट में 5 हो या 0 लगा हुआ हो, जिस भी संख्या का लास्ट में 0 हो या 5 हो, तो हम सब 5 से कट कर सकते हैं। तो
चलो इसको पहले 5 से कट करेंगे, तो 5 से कितने टर्म में जाएगा, तो इसको पहले यहाँ पे कट करके देख लेंगे। चलो ऐसे कट करके मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आपके डीपली जाकर आपको मैं डीपली बता रहा हूँ कैसे कट करेंगे इसको। देखो 5 से कितना टर्म में जाएगा, तो क्या है हमारा, तो ये हमारा 18,225 18,225 हमारा दिया गया है। तो देखो 5 से 3 बार में चलेंगे, 5 तिहाई 15, 3 बार में क्यों चला, क्योंकि 4 टर्म में जाता तो 5 चौका हो जाता 20 और इससे ज्यादा हो जाता, इसलिए 3 टर्म में चलेंगे तो 5 हो गया 15। तो ये यहाँ पे देखो क्या आएगा, 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, 3 हो गया। आगे क्या है देखो हमारा, आगे है 2, तो हम लोग 2 लेंगे। आगे हम लोग किसको लेंगे, आगे हम लोग लेंगे 2 को। तो 5 से 6 टर्म में जब चलेंगे तो हो गया 5 6 30, 5 छक्का 30 होता है। अब यहाँ पे 2 बचता है, आगे देखो 2 है, 2 ले लेंगे। तो 5 से कितना टाइम में जाएगा, ये 4 टर्म में जाएगा। अब कितना हो गया, ये देखो आपका 20 हो गया, अब बचा 2 और नेक्स्ट देखो आपका 5, तो ये देखो 5 जाएगा कितना हमारे 5 टाइम में, तो ये कट गया 25 कट गया, कितना आ रहा है हमारा 3645, मतलब कि 3645 बार में ये कट रहा है। अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस भी डिजिट के अंत में 5 या 0, जिस संख्या के लास्ट में 5 या 0 लगा होता है उसे हम सभी 5 से कट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ इसका लास्ट में 5 लगा हुआ है, इसका मतलब हम लोग इसको 5 से कट कर सकते हैं। तो मैं इसको 5 से कट करूंगा, तो जब मैं इसको 5 से कट करूंगा तो कितने टाइम में जाएगा वो देखते हैं। 5 से कट करते हैं, तो देखो 5 से मैं कट करता हूं 3 6 एंड 4 5 को, 3 6 4 5 कितना टाइम में जाएगा, 5 7 35, 5 7 35 होता है, 5 7 35 हो गया। यहाँ पे हाथ पर हासिल 1, नेक्स्ट है आपका 4 है, देखो 4, तो 5 2 हो गया आपका, देखो यहाँ पे 10। तो अब कितना आ रहा है हमारे हाथ में, यहाँ पे बच रहा है 4, 14 में से 10 घटाएगा तो 4 बचेगा। आगे है 5, तो अब आपका हो गया 9 5 45, तो ये गया आपका, कितना आ रहा है आपका, देखो यहाँ पे अब आ रहा है 7 2 एंड 9, 7 2 एंड 9 आ रहा है। मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, हमारा 7 2 एंड 9 आ रहा है। और देखो लोग इसे कितना से कट करेंगे, तो इसके लिए 3 से कट करने का एक रूल है। 3 से कट करने का रूल क्या है कि हम सभी इनको जोड़ के, इन डिजिट को आपस में जोड़ के देखते हैं। यदि जोड़ने पर जितना आएगा, यदि वो 3 के पहाड़ा में आता है, इसका मतलब वो 3 से कट होगा। तो देखेंगे 7 और 2 को जोड़ेंगे तो होता है 9, और 9 और 9 को जोड़ेंगे तो हो गया 18, मतलब कि 18। तो जानते हो आप सभी कि 3 के पहाड़ा में 18 आता है, 18 आता है। कितने टाइम में आता है, 18 बताओ मुझे। तो 3 6 18, 3 6 18 होता है। तो ये 3 टाइम्स 3 से मतलब कटेगा, 18 पहाड़ा में आता है 3 का, इसलिए ये 3 से कट होगा। अब 3 से कट होगा तो इसको कट कर देंगे, कितना टाइम में जाएगा, 7 2 एंड 9 को। तो ये क्या होगा, देखो 3 से 3 2 6, हाथ में हासिल बच गया 1, और अब 12, अब 3 4 कितना हो गया आपका 12 हो गया, ये भी गया। और अब क्या है 9, तो 9 कितना टाइम में जाएगा, तो 3 3 9, 3 3 कितना हो गया आपका 9 हो गया, ये भी गया। क्या हो गया 2 4 एंड 3, ये हो गया आपका। चलो इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं, इसे मैं इरेज कर दूंगा। और अब आगे आप सब देखेंगे 2 4 एंड 3 है, 4 और 2 हो गया 6, और 3 कितना हो गया, 4 2 6 और 3 9। तो ये देखो ये भी 3 के पहाड़ा में, 9 3 के पहाड़ा में आता है। इन संख्याओं का योग जो है वो 3 के पहाड़े में आता है, 9 3 के पहाड़ा में आता है। तो ये कितना टाइम में जाएगा आपका, 3 टाइम्स से जाएगा। तो क्या हो गया 8 3 की 24, आप सब जानते हो। 8 3 कितना होता है 24, और 3 3 1, कितना टाइम में जाएगा, 3 1 3, चला गया 1 टर्म में 81 आया। अब देखो अब ये भी 3 से ही जाएगा, कैसे जाएगा वो देख लो। यहाँ पे 8 और 1 को जोड़ेंगे तो होता है 9, मतलब कि 81 जो है 9 से 3 से जाएगा। तो 3 से कितना टाइम में जाएगा, तो 3 से देखो 3 2 हो गया 6, 3 2 हो गया 6, हाथ में करी कि हमारा 2, हाथ में हमारा हासिल हो गया 2, और 2 और 1 हो गया 21, मतलब कि 3 7 21। समझ में नहीं होगा, यहाँ पे समझोगे। 3 से 81 को हम कट कर रहे थे, 3 दूनी की कितना होता है 6 होता है। कितना बचा यहाँ पे आपका 2 बच गया घटाने पर। अब अगला डिजिट है 1, तो 1 हम उतारेंगे। अब क्या हो गया 3 7 21। तो चलो अब क्या बचा आपका, तो देखो आपका हो गया यहाँ पे 3 से ये 27 बार में गया। और देखो 27 कितना जाएगा, तो फिर से इन दोनों डिजिट को जोड़ेंगे, तो 2 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, मतलब 9 3 के पहाड़ा में आता है। इसका मतलब 27 भी 3 से कट होगा। तो 3 से इसको कट करेंगे, 3 से 27 को कट करेंगे तो कितना टाइम में जाएगा, 9 टाइम में। 9 3 27, पहाड़ा से मालूंगा 3 9 27। अब देखो 3 से फिर से कट करूंगा मैं, तो 3 से 3 टाइम में ये आया हमारा भाज्य गुणनखंड। अब देखो इसका वर्गमूल ले लेते हैं, क्या आ रहा है हमारा, तो 5 × 5 × 3 × 3 क्या हो गया 1 2 3 4 हो रहा है 3, ये हो गया हमारा। अब आपसे मालूम है कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, 2 के बराबर हम 1 लेते हैं, 2 के बराबर 1 लेते हैं। तो ये 2 है, इसके बराबर हम 1 लेंगे, ये 2 है, इसके बराबर 1 लेंगे, ये 2 है, इसके बराबर 1 लेंगे, और ये 2 है, इसके बराबर हम 1 लेंगे। तो कितना आ रहा है हमारा, देख सकते हो 5 तिया 15, 15 तिया कितना होता है बताओ मुझे, 15 तिया 45, और 45 तिया कितना हो गया, तो 45 तिया आपका 5 तिया 15 का 1 15, और हासिल रहा 1, 4 तिया 12, और 1 13। तो कितना आ रहा है आपका दोस्तों, तो जो आंसर आ रहा है हमारा वो आ रहा है 135,
35, ये हो गया इसका आंसर। अब देखो मैंने ये कैसे किया, किस तरह बनाया, अगर अभी भी समझ में ना आया हो ना तो बेझिझक कमेंट करना, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आर्मी की तैयारी के लिए ही आए हुए हैं, हमारा ये चैनल आर्मी की तैयारी के लिए ही है। आपको कहीं पे भी इशू होता है तुरंत कमेंट करो, उस क्वेश्चन को हम सब दोबारा आपके लिए लेकर आएंगे, तिबारा लाएंगे। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। तो जब तक समझ में ना आए पूछो हमसे, क्योंकि हम सब आपके लिए ही यहाँ पर हैं। तो देख सकते हो, फिर से बता दे रहा हूं, मैंने 18,225 को कट किया था। यहाँ पे देखो इस तरह मैंने कट किया, कट करने पर जो है मैंने उतना लिखा। और वर्गमूल आपने 8वां क्लास से पढ़ा होगा, 7 और 8 क्लास में वर्गमूल को पढ़ना था, जिसे स्क्वायर बोला जाता है, ठीक है, स्क्वायर रूट पढ़ना था हमें। तो क्या होता है ना कि 2 के बराबर 1 को लिया जाए, ये 2 था तो 1 लिया, ये 2 यहाँ पे तो 1 लिया, 3, ये भी यहाँ पे 2 3 है तो यहाँ पे 1 3 लिया, ये 2 3 है तो यहाँ 1 3 लिया। टोटल क्या आ गया हमारा, इतना को जब मल्टीप्लिकेशन करोगे ना आप तो 135 आपका आएगा। कैसे किया देख लो, 5 तिया 15, 15 तिया 45 और 45 तिया होता है 135। आपका राइट आंसर है यहाँ पे 135। चलो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम सब देखेंगे, अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमसे किया गया है 13, क्या सबसे छोटी संख्या है जो 3600 द्वारा पूर्ण घन बनाने के लिए विभाजित हो। हमसे कहा गया है कि कौन सी ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो कि आपका 3600 को पूर्ण घन बनाने के लिए विभाजित हो। तो उसको हम देखेंगे। और देखिए पूर्ण घन विभाजन के रूप में, भाग के रूप में पूर्ण घन बनाने का क्या नियम है उसे आप लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए 3600 को तोड़ेंगे, ठीक है, तो हम लोग इस 3600 को क्रैक करेंगे। तो 2 से कितना बार में जाएगा, देखिए 18 दूना 36 होता है, 18 दूनी 36 और 2 जीरो है तो 2 जीरो लिख लूंगा। फिर 2 से चल रहा हूँ, 2 9 18, 2 जीरो है 2 जीरो लिख लूंगा। फिर 2 से चलूंगा तो 45 दूना 90 450 हो गया। इस समझ में ना आया होगा कैसे यहाँ पे 450 बार में कट किया 2 से, तो इधर देख लेंगे आप सब। 2 से आप 900 को कट करेंगे, देखिए 2 4 जा होता है 8, 2 चौका 8 होता है, 8 लिख दूंगा, हासिल बचा 1। आगे देखिए अगला डिजिट 0 है, मैं 0 उतारूंगा और 2 बचे 10 हो गया, ये कट जाएगा। आगे देखिए एक 0 है, मैं उस 0 को लूंगा और 0 को कट करने के लिए एक 0 वहां पे बैठाना होता है। अब देखिए ये कट होता है, आपका कितना आ रहा है 450, देखिए आया है। जब अब देखिए ये फिर से 2 से कट हो सकता है। 2 से कैसे कट होगा वो आप देख लेंगे कि जिस भी डिजिट के लास्ट में सम संख्या इवन नंबर्स लगे होते हैं वो आपके 2 से कट होते हैं, वो आपके 2 से कट होते हैं। तो चलिए देख लेंगे इसको 2 से कट करके। तो 2 से कैसे कट होगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 बचे 10। यदि समझ में ना आया हो कि कैसे मैंने कट किया तो इस तरफ आप लोग देख लेंगे। देखिए हम लोग 2 से कट कर रहे हैं, कितने को, 450 को। 2 से जब 450 450 को कट करेंगे तो देखिए 2 से 2 दूनी 4, ये कट गया। आगे अगला डिजिट है 5, तो 2 दूनी 4, नेक्स्ट 1 उतारूंगा, अगला डिजिट है 0, तो गया आपका 2 बचे 10, मतलब कि 225 बार में आपका ये कट होगा, 225 हो गया। अब देखिए जिस भी डिजिट के अंत में 5 या 0 लगा होता है, जिस भी संख्या के अंत में 5 या 0 लगा होता है तो वो आपके 5 से कट हो सकता है। तो मैं इसको 5 से कट करने की कोशिश करूंगा। तो जब इसको 5 से काटूंगा तो 5 से जाएगा 5 चौका 20 और 5 बचे 25। अगर समझ में ना आया हो कैसे कट किया है तो इस तरफ समझ लेंगे आप सब। देखिए ये ऐसे कट किया कि मैंने 5 से कट किया, देखिए 225 को, और 5 चौका हो गया आपका 20, इधर हो गया 2 और अगला डिजिट है 5, तो 5 उतारूंगा और 5 25 हो गया आपका 25। क्या है आपका 45 आ रहा है। अब पूरा पुनः मैं इसे 5 से कट करूंगा दोबारा, और 5 से जब मैं 45 को कट करूंगा तो कितने टाइम में जाएगा, तो हो जाएगा आपका 5 9 45, तो ये 9 टर्म में गया। अब देखिए अब 3 से वापस से 3 से मैं कट कर सकता हूँ, तो 3 तिहाई 9। अब देखिए पूरा कट हो चुका है, अब इसके आगे ये कट नहीं होगा, तो यही हमारा होता है लास्ट। हम इसको कट जो मैंने किया वो लिखूंगा मैं। तो ये क्या हुआ है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3। अब देखिए ये अंडर रूट है, ये रूट के फॉर्म में, घन के फॉर्म में, ये घन है, ठीक है। यहाँ पे क्यूब है, देखिए ये क्यूब है, घन है ये। अब देखिए बात यहाँ पे क्या है, हमें बोला गया है विभाजित हो, ठीक है। यहाँ पे पूछता है अगर कितना जो 3600 द्वारा पूर्ण घन बनाने के लिए गुना हो, अगर पूछता है तो उसका कोई और फंक्शन होता है। उस गुना हो वाले फंक्शन को हम लोग किसी और क्वेश्चन में देखेंगे, जो कि आपका नेक्स्ट पार्ट में किया जाएगा। अगला जो भी सेट में पूछा जाएगा, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पर पूछा जाएगा उसमें हम लोग देखेंगे। इसमें हमसे विभाजन का पूछा गया है, तो पूर्ण घन का विभाजन करके बनाने का एक नियम है। देखिए पूर्ण घन, ठीक है, पूर्ण घन क्या होता है। पूर्ण घन आप सभी जानते हैं कि पूर्ण घन में जब 3 मिलता है तो 3 के बराबर 1 निकालते हैं। तो देखिए 3 मिल चुका है, ये 3 मिल रहा है तो ये तो मिल गया, लेकिन अब देखिए ये केवल 1 है, ठीक है। ये कितना है, 1 है, तो अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो हम इसे कट कर देंगे, ठीक है। हमें इसकी जरूरत तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारा देखिए 3 घन मिल चुका है, 2 इसकी जरूरत है, इसे हम कट करेंगे। कट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से बट्टा का साइन दें और बट्टा देके नीचे कर देंगे 2। तो ये देखिए ये 2 से ये 2 कट होता है, फिर इंटू ये देखिए 5 × 5 है, ठीक है। तो मैं 5 × 5 लिखूंगा। अब देखिए ये भी तो एक, हमको 3 5 चाहिए था, हमको 5 के नीचे थे 3 चाहिए थे, मेरे पास केवल 2 है, तो हमें इसे भी कट करके हटाना होगा विभाजन के फॉर्म में। तो बाई करके हम 5 × 5 कर देंगे और 5 × 5 कीजिएगा तो ये भी कट गया।
और ये भी कट गया। अगला है 3 इंटू 3, देखिए यहाँ पे हमें 3 चाहिए लेकिन केवल 2 ही 3 मिल रहे हैं, इस हिसाब से इसे भी कट कर देंगे तो 2 3 की हमें नीचे भी जरूरत होगी कट करने के लिए, तो 1 3 से ये भी गया, ये भी गया। अब कितना टर्म में गया हम लोग वो देखेंगे, कितना टर्म में गया, एक 2 से गया था, फिर एक 5 से गया था, फिर देखिए एक 5 से गया था, फिर एक 3 से गया है ये, और फिर एक 3 से कट हुआ है। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे कितना आ रहा है, गुना करके, तो जब आप इसको गुना करेंगे तो आपका देखिए आएगा 2 5 10, 10 5 कितना होता है 50, 50 तिया 5 तिया 15, 150, और 150 तिया 450। ये देखिए आंसर हो गया हमारा, राइट आंसर है आपका देखिए बी नंबर। यदि समझ में ना आया कैसे मैंने 450 का देखेंगे, 2 5 10, 10 5 50, 50 तिया देख लेंगे, 50 तिया 0, 5 तिया 15, 150, और 150 तिया, तो 150 तिया जब आप करेंगे तो 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 5 तिया 15 के 5, हासिल बचा 1, और 3 एकम 3 और 1 4, 450, देखो आपका 450 आ गया। तो ये हो गया आपका राइट आंसर 450 बी नंबर। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हम सब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे किया गया दो संख्याओं का योग 384 है। क्या दिया गया, हमें दिया गया कि दो संख्याओं का योग 384 है। प्रथम संख्या यदि 48 है तो दो संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। दिया गया है हमसे कि दो संख्याओं का योग 384 है, प्रथम संख्या यदि 48 है तो दो संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। अब देखिए क्या है, मतलब योग तो मालूम है कि योग 384 है और प्रथम संख्या भी मालूम है। तो जब हम द्वितीय संख्या निकाल लेंगे तो जब प्रथम संख्या में से दूसरे संख्या को घटा देंगे तब हमें दोनों संख्याओं का अंतर पता चल जाएगा। तो इसलिए हमें क्या अभी दूसरे संख्या अब पता करनी होगी, क्योंकि देखिए प्रथम संख्या भी दे दिया गया है और दोनों संख्याओं का योग भी दिया गया है। बस जब हम द्वितीय संख्या निकाल लेंगे तो प्रथम संख्या में जब दूसरे संख्या को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि दोनों का अंतर कितना है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह निकालेंगे। कि देखिए दो संख्याओं का योग 384 है, ठीक है। तो पहले यहाँ लिख लेता हूं मैं, माना कि प्रथम संख्या बराबर a, ठीक है। और a प्रथम संख्या बराबर a, तो a इक्वल टू कितना दिया हुआ है, प्रथम संख्या यदि 48 है, मतलब a इक्वल टू आपका हो गया 48। अब देखिए क्या है, अब आपका देखिए यहाँ पे द्वितीय संख्या, दो संख्या पूछा गया तो द्वितीय संख्या लेते हैं। तो देखिए द्वितीय संख्या इक्वल टू हम लोग कर लेंगे b, तो b इक्वल टू पता नहीं है तो आगे हम लोग फाइंड करेंगे b इक्वल टू क्या है। चलिए अब हमें दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो आप सब, दो संख्याओं का योग बराबर कितना है, तो दो संख्याओं का योग है यहाँ पे आपका देखिए 384। तो दोनों संख्या कौन कौन से हो गए, तो a और b, a प्लस बी इक्वल टू 384। a प्लस बी मैंने कैसे किया, प्रथम संख्या a और द्वितीय संख्या b, तो दो संख्या हो गए और उसका योग, तो का योग इक्वल टू हो गया 384। अब देखिए a हमारा कितना है, तो a देखिए आपका यहाँ पे 48 प्लस b इक्वल टू 384, 384। अब क्या हो गया देखिए आपका b इक्वल टू, इधर देखिए इधर 384 था, इधर देखिए प्लस में 48 है, इधर जाएगा तो माइनस में 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और टोटल आपका कितना आ रहा है, तो आपका आ रहा है देखिए 384 में जब आप 48 घटाएंगे तो देखिए 14 में से 8 गया तो 8 6 14, 6 7 में से 4 गया तो बचा 3, और यहाँ पे 336 आ रहा है घटाने पर। अब इस तरह देखिए हमारा b का वैल्यू आ चुका है, b आ चुका है, तो हमारे पास पहला संख्या और द्वितीय संख्या पता चल गया है। a इक्वल टू था 48 और b इक्वल टू हमने कितना निकाल लिया है, तो b इक्वल टू अब हमने निकाल लिया है 336। ये हो गया a और b। हम दो संख्याओं का अंतर देखते हैं। चलिए मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं, अब आगे दो संख्याओं का अंतर देख लेंगे। प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या हमने पता कर ली, तो देखिए दो संख्याओं का अंतर किस तरह निकाला जाता है हम उसे समझेंगे। देखिए दो संख्याओं का अंतर निकालने का जो नियम है वो ये है कि दो संख्याओं का अंतर a माइनस बी, ठीक है, ये करना है हमें। तो a माइनस बी, ए क्या है, a है देखिए आपका 48, चलिए a माइनस बी। तो अब हम सब क्या करेंगे कि देखिए b में से a को घटा देंगे, ठीक है। अब हम सब क्या करेंगे, दो संख्याओं का अंतर बराबर क्या होगा हमारा, तो इक्वल टू होगा b माइनस a। b में से हम देखिए a को घटा देंगे, b कितना है हमारा, तो b हमारा देखिए 336 माइनस 48। 336 जब 48 को घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 8 6 14, 8 और 8 16, तो यहाँ पे 8 हो गया। यहाँ पे आपका बचा 2, 12 में से 4 गया तो बचा 8, और यहाँ पे 1 गया था तो बचा 2, 288। तो आपका राइट आंसर है 288। देखिए 288 यहाँ पर दिया गया है। चलिए तो ये हो गया आपका राइट आंसर सी नंबर। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। चलिए हम सभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमसे किया गया है 10 और 30 के अनुपातिक तीसरा क्या है। हमसे पूछा गया है कि 10 और 30 के अनुपातिक तीसरा क्या है। देखिए अनुपातिक निकालने का एक नियम होता है, एक फॉर्मूला था, वो है a अनुपात b समानुपाती b अनुपात c। ये होता है अनुपातिक निकालने का फॉर्मूला ये है। और देखिए a अनुपात b, तो a हमारा यहाँ हो गया 10
अनुपात बी, बी हो गया देखिए आपका 30 समानुपाती बी, बी क्या है तो देखिए बी है हमारा 30 और सी नहीं पता है तो सी लिख दूंगा मैं सीधा। और देखिए क्या हो गया तो ये अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, ठीक है। अनुपात का एक और बोला जाता है नाम से होता है बट्टा डिवाइड, अनुपात का मतलब होता है भाग देना। मतलब क्या हो गया आपका तो 10/30 समानुपाती क्या है आपका देखिए 30/c, ये हो गया। तो अब देखिए आप क्या करेंगे कि देखिए ये अब मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। समानुपाती की जगह जब ऐसा रहेगा हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे तो देखिए 10 से c में गुना होगा तो ये आपका हो गया 10c और इधर हो गया 30/30 लिख दूंगा मैं 30/30। चलिए कितना हो जाएगा ये 30/30 हो गया आपका। अब देखेंगे c हो गया इक्वल टू 30/30 और यहाँ ये इधर गुना में था 10 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा तो 10 हो गया। एक जीरो से देखिए एक जीरो कट जाएगा और आपका आंसर कितना आ रहा है देखिए यहाँ पे 30 दिया, देखिए 30 हो गया और यहाँ पे 3 बच रहा है तो 30 दिया कितना हो गया आपका तो आपका हो गया 90। मतलब इसका राइट आंसर हो गया 90 और यहाँ पे सी है, इसका राइट आंसर है सी। तो चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं क्या है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है कि के एक ऑब्जेक्ट की गतिज ऊर्जा है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा क्या है तो के एक ऑब्जेक्ट की गतिज ऊर्जा है, यदि इसकी वेग दोगुनी हो गई तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी हमें बताना है। तो देखिए के इक्वल टू फॉर्मूला होता है, के इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है तो वो है 1/2 mv²। ये होता है के का फंक्शन, के इक्वल टू फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा इक्वल टू तो 1/2 इक्वल टू यहाँ पे एम। अब क्या बोल रहा है कि देखिए इसका यदि इसकी वेग, यदि इसकी वेलोसिटी दुगनी कर दी गई, तो यहाँ बोला जा रहा है कि यदि इसकी वेग दोगुनी की गई, यदि इसकी वेलोसिटी दोगुनी की गई तो क्या होगा। तो ये देखिए दोगुनी मतलब इसकी वेलोसिटी अब क्या हो गई तो वेलोसिटी होगी दोगुनी तो 2v हो गया। अब इसका हो गया स्क्वायर, अब देखिए क्या हो गया तो अब हो गया 1/2 m। अब देखिए ये क्या होगा तो ये 2 का स्क्वायर होगा तो ये देखिए ये जो स्क्वायर नहीं है दोनों के लिए, इससे 2 का भी स्क्वायर होगा v का भी स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और v का स्क्वायर हो गया v²। अब क्या होगा तो ये देखिए ये 4 है इधर आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका 4/2 mv²। अब ये 4 इधर कैसे है, ये ऐसा है तो फिर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो अब ये इनसे इनमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1/2 में 4 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हो जाएगा 4/2 mv²। तो ये आपका यहाँ पे हो चुका है। अब देखो अब हम क्या करेंगे कि जब हमें निकालनी होती है कि उसकी ऊर्जा क्या होगी तो बढ़े हुए वेलोसिटी में से, बढ़े हुए वेग में से उसकी पुरानी वेग को भाग देते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि वेग बढ़ने के बाद हमारा आ रहा है 4/2 mv² और वेग बढ़ने से पहले हमारा 1/2 mv², ठीक है। वेग बढ़ा तो हमारा कितना आ गया 1/2 mv² और वेग बढ़ने से पहले था हमारा 1/2 mv²। 4/2 आ रहा है वेग बढ़ने के बाद और वेग बढ़ने से पहले था 1/2। तो हम लोग यही करेंगे कि उसको भाग दे देंगे, ठीक है। वेग बढ़ने वाले को जिससे वेग नहीं बढ़ा है उससे भाग देंगे, ठीक है, पुराने वाले से। चलो क्या है 4/2 mv² इज डिवाइडेड बाय 1/2 mv²। हम लोग भाग देंगे 4/2 mv² को 1/2 mv² से भाग क्यों देंगे कि वेग बढ़ने के बाद जो हमारा आ रहा है उसमें वेग बढ़ने वाले पहले वाले से भाग देते हैं। तो देखो जब 1/2 को ये आपका इस तरह से हो जाएगा कि देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से आपका 2 कट जाएगा और अब क्या बचा देखो आपका 4 बच रहा है और ये देखो mv² से mv² भी चल जाएगा तो मतलब कि क्या हो रहा है ये 4 गुना हो रहा है, ठीक है। ये कितना हो जा रहा है ये 4 गुना हो जा रहा है मतलब k क्या हो गया k 4 गुना हो रहा है तो आंसर हो गया आपका 4k। तो राइट आंसर सी है। सी कैसा है फिर से देख लेना। देखो जो वेग बढ़ने के बाद जो हमारी काइनेटिक ऊर्जा में मिली, गतिज ऊर्जा मिली वो क्या था तो वो था 4/2 mv² और पुरानी जो पहले थी हमारे पास वेग बढ़ने से पहले वो थी 1/2 mv²। तो इन दोनों को हमने भाग दिया, भागने पर ये 2 से 2 कट जाएगा और ये mv² से ये भी mv² कट गया तो बचा लास्ट में 4। तो 4 मैंने लिखा। अब देखो लास्ट में क्या k है, 4 की काइनेटिक ऊर्जा है, k होता है काइनेटिक ऊर्जा का बोल सकते हो, इसका इसाई मात्रक जो भी बोलो आप सैंबल बोल सकते हो। तो 4k हो गया, ठीक है, 4k आएगा मतलब राइट आंसर है सी। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट होता है। हम से क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हमसे किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, एक पत्थर की अपेक्षा एक फुटबॉल का जड़त्व कम है क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कि एक पत्थर की अपेक्षा एक फुटबॉल का जड़त्व कम क्यों है। तो हमें बताना है, कारण दिया गया है पत्थर से अधिक हवा फुटबॉल में है या फिर पत्थर से कम हवा फुटबॉल में है या फुटबॉल पत्थर की तुलना में कम वजनदार है या फुटबॉल पत्थर की तुलना में अधिक वजनदार है। तो इसका देखिए इसका राइट आंसर है सी नंबर। इसका सी नंबर राइट आंसर है कि फुटबॉल पत्थर की तुलना में कम वजनदार है। अब राइट सी क्यों है, सी ही क्यों होगा उसका देखिए यहाँ पे आपको बता दूं कि वजन बराबर होता है जड़त्व। जी हाँ, जितना वजन होगा जड़त्व भी उतना ही होगा, ठीक है। रिएक्शन के बराबर प्रतिकर्षण आप जानते होंगे, तो उसी प्रकार जितना वजन उतना ही जड़त्व। अब सीधा समझ लो कि जितना वजन होगा उतना ही जड़त्व होगा। तो उसी तरह जो फुटबॉल का जो वजन है वो पत्थर की तुलना में कम है, इसीलिए फुटबॉल का जड़त्व भी पत्थर की तुलना में कम है, मतलब वजन बराबर जड़त्व। तो राइट आंसर हो गया हमारा सी। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारा है वो ये है कि 10⁻20 न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के साथ चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करती है। क्या पूछा गया है? 10⁻20 न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के साथ चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करती है। उसके बाद चांद पृथ्वी के डॉट 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 गुरुत्वाकर्षण शक्ति के साथ आकर्षित होती है। हमसे पूछा गया, बताया गया है हमें कि 10⁻20 न्यूटन गुरुत्वाकर्षण शक्ति के साथ चंद्रमा जो है पृथ्वी को आकर्षित करती है। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी की स्लैश डॉट 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 गुरुत्वाकर्षण शक्ति के साथ चंद्रमा आकर्षित होती है। हमें ये तो बता दिया गया कि चंद्रमा कितनी में पृथ्वी को आकर्षित कर रही है, कितनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के साथ। अब हमें ये बताना है कि पृथ्वी वापस चंद्रमा को कितना से रिएक्ट कर रहा है, कितना से आकर्षित कर रही है। तो एक बात आप जान लो कि जितना से चंद्रमा रिएक्ट करे, जितना से चंद्रमा आकर्षित करेगा उतना ही से पृथ्वी भी आकर्षित करेगा। जी हाँ, सेम प्रतिकर्षण का सेम प्रतिकर्षण होता है, रिएक्शन का सेम प्रतिकर्षण होता है। तो जिस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के साथ चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित कर रही है, उसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के साथ पृथ्वी भी जो है चंद्रमा को आकर्षित करेगी। देखिए, आप सबसे ये सारे जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो आपके बेसिक माइंड को चेक करने के लिए किया जाता है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण का एक नियम है कि जितना गुरुत्वाकर्षण शक्ति के साथ कोई चीज किसी भी चीज को, ऑब्जेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसी शक्ति के साथ वापस वो उसकी तरफ जाती भी है। ठीक है, वापस वो उससे रिफ्लेक्ट भी होती है, उसकी ओर आकर्षित भी होती है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 10⁻20 न्यूटन। ऐसा क्यों होगा कि जितनी शक्ति से चंद्रमा आकर्षित करेगी, जितनी शक्ति से चंद्रमा आकर्षित करेगी उतनी से ही पृथ्वी भी उसको आकर्षित करेगी। मतलब कि चंद्रमा शक्ति बराबर पृथ्वी शक्ति। ठीक है, आप समझ सकते हो, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बराबर चंद्रमा शक्ति बराबर पृथ्वी की शक्ति। यही हो गया। जितना फोर्स के साथ, जितना गुरुत्वाकर्षण शक्ति के साथ, जितना फोर्स के साथ वो चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करेगी, उसी बल के साथ पृथ्वी भी है वो चंद्रमा को आकर्षित करेगी। समझ चुके आप? जितनी फोर्स के साथ चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करेगी, उसी फोर्स के साथ पृथ्वी भी चंद्रमा को आकर्षित करेगी। तो इसका राइट आंसर हो गया 10⁻20 न्यूटन। चलिए आप सब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 जो है हमारा वो ये है कि यदि धरती का व्यास 2 बार उसका वर्तमान मूल्य हो जाता है, यदि धरती का व्यास 2 बार उसका वर्तमान मूल्य हो जाता है और इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, हमसे देख सकते हो। यदि धरती का व्यास 2 बार उसका वर्तमान मूल्य हो जाता है और इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, तो पृथ्वी की सतह पर इसका वजन कैसे परिवर्तित होगा। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह पर इसका वजन कैसे परिवर्तित होगा। तो आप सिर्फ एक फॉर्मूला जान लो। ये फॉर्मूला होता है F = G m1 m2 r²। ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला है पृथ्वी की सतह पर का वजन निकालने का, उनका व्यास निकालने का। चलो, अब क्या बोला जा रहा है कि देखो, G m1 m2 तो होगा, पर हमसे बोला जा रहा है यहाँ पे देख लो, यदि धरती का व्यास 2 बार उसका वर्तमान मूल्य होता है। कितने बार बदल रहा है व्यास? 2 बार। तो देखो, ये r त्रिज्या दिया गया, ये r क्या है, ये त्रिज्या दिया गया है। तो यदि व्यास 2 बार बदल रहा है तो त्रिज्या भी कितनी बार बदलेगी? 2 बार बदलेगी, फिक्स है। ये देखो, ये व्यास यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है, तो हमसे बोला जाएगा व्यास 2 बार बदल रहा है। तो यदि व्यास 2 बार बदलेगा तो त्रिज्या भी पक्का है कि 2 बार बदलेगी। तो मतलब ये क्या हो गया, तो अभी आपका हो जाएगा यहाँ पे देखो 2r²। समझ गए आप सब? 2r² हो गया। अब देखो ये कैसे होगा, यहाँ पे आगे हम लोग देख लेंगे। G m1 m2/2r²। देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया, और r का स्क्वायर कितना हो गया आपका? देखो r² हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, देखो, तो यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो क्या है, 1 है। इसका भी कुछ भी नहीं, तो कितना है, 1 है। तो 1 ले लेंगे और अब लिख देंगे 1/4। 1/4 कर दिया। अब हो गया इनटू आपका यहाँ पे G m1 m2/r²। ये हो गया। देखो, मतलब क्या आ रहा है हमारा? 1/4। क्या रहा है हमारा? 1/4। आंसर क्या आएगा? 1/4, मतलब कि 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? वजन 1/4 हो जाएगा। देखो, 1/4 है, 1/4 1/4 है, वजन 1/4 हो जाएगा। पर राइट आंसर हो गया ये। हम सभी क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 देख लिया जाए क्या है। चलिए, हमसे क्वेश्चन नंबर 20 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे किया गया है कि G/G का इकाई क्या है। ठीक है, पूछा गया हमसे कि G/G का इकाई क्या है, तो इसको हम निकालेंगे। देखिए, ये ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया है। अब देखो, G/G निकालने का फॉर्मूला देख लेते हैं। पेन में चेंज कर लेता हूँ। चलो, G/G निकालना है हमें, तो G को देखो फॉर्मूला होता है F r²। ये चल नहीं रहा है, ये चल नहीं पा रहा है, देख सकते हो। F r²
और m बाई एम, एफ आर स्क्वायर m बाई एम। तो क्या हो गया देखो एफ का मास क्या होता है, एफ का क्या होता है, एफ किसका होता है, तो मास का, द्रव्यमान का होता है, फोर्स का। तो देखो एफ का हो गया मास। अब ये रेडियस, ठीक है, रेडियस दूरी बोल सकते हो, तो दूरी रेडियस के लिए हम क्या ले लेंगे, मीटर हो गया ये, मतलब कि एम हो गया, एम बाई एम हो गया। अब देखो ये क्या है, एम है, ठीक है, ये मास है, ठीक है, तो एम का एम स्क्वायर भी बोल सकते हो, एम इंटू एम है ये, तो एम इंटू एम क्या हो गया ये, तो आपका एम इंटू एम को आप बोल सकते हो किस चीज में, बोलो आप मुझे, एम इंटू एम का आप बोल सकते हो, एम इंटू एम आपका मास हो गया, तो एम स्क्वायर भी हो सकता है। तो उसी तरह मास का क्या होता है, तो मास को लिखते हैं हम केजी स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये केजी स्क्वायर हो गया आपका, ये हमारा आता है। अब देखो इसके आगे एक और है, ये हो गया जी का, अब ये हो गया देखो स्मॉल जी, ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका, अब देखो स्मॉल जी, जी हाँ दोस्तों, ये आपका हो चुका है स्मॉल जी, और स्मॉल जी इक्वल टू होता है देखो एफ बाई एम स्क्वायर, ठीक है, इसको स्मॉल जी क्या इक्वल टू क्या होता है, तो स्मॉल जी इक्वल होता है एफ बाई एम हो गया। तो एफ का क्या होता है, मास हो गया, एफ मास हो गया, एम का क्या हो गया, तो एम का हो गया केजी, मास का क्या हो गया, मास का हो गया केजी। तो ये हमारा आ चुका है। अब देखो हमें निकालना है यहाँ पर जी बाई जी, ठीक है, जी बाई जी, हम सब जी बाई जी करेंगे। तो जी बाई जी जब हम करेंगे तो क्या आएगा, देख लो इधर, जी बाई जी, तो जी बाई जी जब हम करेंगे तो हो गया देखो आपका एम स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर बाई एम बाई केजी, एम बाई केजी। देखो एक केजी से ये केजी चला जाएगा, ठीक है, और ये एक एम से एक एम चला जाएगा। तो आपका क्या आ रहा है, देख सकते हो यहाँ पे आपका आ रहा है एम स्क्वायर, देखो यहाँ पे एम स्क्वायर बाई केजी, ये आपका आ रहा है, देख सकते हो। अब किसको हम किससे लिख सकते हैं, तो एम स्क्वायर, और जब नीचे केजी होता है जब हम इसको ऊपर लाएंगे तो ये आपका बन जाएगा केजी इनवर्स। एम स्क्वायर केजी इनवर्स का राइट आंसर। देखते हैं एम स्क्वायर केजी इनवर्स कहाँ पे दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे दिया गया है एम स्क्वायर और केजी इनवर्स। यहाँ देखो जी छूट गया है, जी यहाँ पे मिस हो चुका है, तो यहाँ पे जी होगा, ठीक है, एम स्क्वायर केजी ने देखा हमारे यहाँ पे एम स्क्वायर केजी इनवर्स आ चुका है। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। हम सभी क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे किया गया है, व्यक्ति का मल निम्न अंक के कारण खराब हो जाता है, निम्न अंक के कारण सफेद हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे खराब की जगह आप सब सफेद को कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सफेद कर देता हूँ जिससे आपको और आसानी होगी एग्जाम से बैठने में। तो देखो क्या हो गया, व्यक्ति का मल निम्न अंक के कारण सफेद हो जाता है। हमें बताना है कि किस अंक की वजह से व्यक्ति का जो मल है वो सफेद हो जाता है। देखो ऑप्शन दिया गया अग्नाशय, तिल्ली, गुर्दे या जिगर, ठीक है। अग्नाशय और तिल्ली से समझ में आ रहे हैं, गुर्दे, गुर्दे किडनी को बोला जाता है और जिगर बोला जाता है लीवर को। तो इसका राइट आंसर है आपका जिगर। लीवर में खराबी की वजह से जो मल है वो आपका सफेद हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। तो क्वेश्चन नंबर 22 शुरू की जाए। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे किया गया है कि ए बी रक्त समूह बी रोगी को दिया जाता है क्यों। बोला जा रहा है कि ए बी रक्त समूह का जो ब्लड है, ए बी रक्त समूह का जो ब्लड है वो बी ग्रुप वाले को ही क्यों दिया जाता है, उसका कारण बताएं। तो देखिए ये ऑप्शन दिया गया है, रोगी का एंटीबॉडी बी है, एंटीबॉडी बी रोगी का अभाव है, एंटीबॉडी रोगी का एंटीबॉडी ए का अभाव, या फिर रोगी का एंटीबॉडी ए। इसका राइट आंसर होगा रोगी का एंटीबॉडी ए है, ठीक है। बी समूह को दिया जाए तो जो रोगी का एंटीबॉडी ए रहेगा तभी ए और बी मिलेंगे, और ए और बी मैच होगा, इसीलिए रोगी का एंटीबॉडी ए है, इसीलिए डी नंबर राइट आंसर है। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या पूछा जा रहा है। देखिए हमसे पूछा गया विश्व एड्स दिवस, ठीक है, पूछा गया है कि विश्व एड्स दिवस स्लैश है, मतलब पूछा गया कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, ये आप सभी याद कर लेंगे, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है 1 दिसंबर को। चलिए अब आगे हम सभी क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हमसे किया जा रहा है कि पेनिसिलिन का स्रोत डैश डैश है। पूछा जा रहा है कि पेनिसिलिन का स्रोत क्या है। तो देखिए ऑप्शन दिया गया है हमें, ए में मशरूम, बी में शैवाल, सी में खमीर और डी में ढालना या फंगी। तो राइट आंसर है देखिए इसका फंगी। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत है ढालना या फिर फंगी, इसको एक और ना जाना है फंगी। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत है फंगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 हमसे किया गया है, ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाली मुख्य गैस कौन सी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 हमसे किया गया है, ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाली मुख्य गैस कौन सी है। देखिए इसका ऑप्शन है हमारा ए नंबर ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी अमोनिया और डी में है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप सब ये जान लो कि ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाली मुख्य गैस है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको एक और यहाँ पे कैसे देखिए, नाइट्रोजन भी ग्रीन हाउस प्रभाव को पैदा करती है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मुख्य गैस है, उसका सबसे ज्यादा
भागीदारी होता है ग्रीन हाउस प्रभाव को पैदा करने में, इसलिए आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया डी CO2। अब CO2 को कंसीडर करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को कंसीडर करेंगे। तो ये यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा आज पार्ट 1 कंप्लीट होता है। हमने पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया। पार्ट 1 में हमने आपके साथ टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, लेकिन हमारा पार्ट 1 चल रहा था ये। अब कल हम लोग आपके साथ नेक्स्ट डे आप लोग के साथ क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 26 से 50 नंबर तक हम लोग आपके साथ फुल्ली डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।